नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 28 अक्टूबर 2019 को ग्रेटर नोएडा की फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 में काफी भीड़ थी। दोनों पक्षों के वकील, पुलिस और तीनों आरोपी चंद्रमोहन शर्मा, प्रीति नागर विशेष अदालत में मौजूद थे। उस दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश निरंजन कुमार एक ऐसे केस में सजा सुनाने वाले थे जिसमें सातिराना ढंग से खुद को मृत साबित करने के लिए चंद्रमोहन शर्मा ने एक पागल व्यक्ति को अपनी कार में बैठाकर जिंदा जला दिया था। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। पिछली तारीख पर अदालत चंद्रमोहन को धारा 302 के तहत दोषी भी ठहरा चुकी थी। उस दिन सिर्फ फैसला सुनाया जाना था। प्राथमिक कार्रवाई निपटारे के बाद न्यायाधीश निरंजन कुमार ने फैसला सुनाते हुए चंद्रमोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दरअसल 28 अक्टूबर 2019 को ग्रेटर नोएडा की फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश निरंजन कुमार ने जो फैसला सुनाया, उसकी शुरुआत 7 जून 2014 की शाम को तब हुई थी जब शाम करीब 7 बजे अचानक एक लड़की का अपहरण हो गया था। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में अल्फा 2 सेक्टर के मकान नंबर 33 में रहने वाले संतराम नागर की बेटी प्रीति नागर अपने घर के बाहर से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी। प्रीति नागर शाम के अंधेरे में घर के बाहर बिछी चारपाई उठाने आई थी और वो गायब हो गई थी। चूंकि उस वक्त इलाके में बिजली नहीं थी, इसलिए किसी ने भी प्रीति को कहीं आते जाते नहीं देखा था। प्रीति को इधर उधर तलाश करने के बाद उसके पिता संतराम ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके इत्तला कर दिया था। सूचना मिलने के बाद कास्ता थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। संतराम नागर ने पुलिस को वे सारी बातें बता दी जो प्रीति के गायब होने से जुड़ी थी। पुलिस ने संतराम नागर व आस पड़ोस के लोगों के बयान दर्ज किए। फिर अगली सुबह संतराम की शिकायत पर थाना कासना में धारा 364 के तहत प्रीति के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। 8 जून को प्रीति के अपहरण की जांच का केस एसआई विनय शर्मा के सुपुर्द कर दिया गया। जांच का काम संभालते ही जांच अधिकारी शर्मा अपनी टीम के साथ संतराम के घर पहुंचे और विवेचना शुरू कर दी। तमाम बिंदुओं पर पूछताछ और जांच करने के बाद विनय शर्मा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। प्रीति का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। अचानक 2 महीने बाद 9 अगस्त 2014 को प्रीति के पिता संतराम के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम बताए बिना कहा कि वो तिरुपति बालाजी से बोल रहा है और उनकी बेटी प्रीति उसके पास है। फोन करने वाले ने बताया कि प्रीति कुछ गलत लोगों के चंगुल में फंस गई थी, लेकिन किसी तरह वो बच गई है और अब उसके पास है। फोनकर्ता ने संतराम से आगे कहा कि वो तिरुपति बालाजी पहुंच जाए, वो उनसे बालाजी में मिलेगा और उनकी बेटी उनके सुपुर्द कर देगा। काफी अनुरोध करने के बाद भी उसने अपना नाम पता नहीं बताया था। संतराम ने कास्ता थाने जाकर इस फोन के बारे में जांच अधिकारी विनय शर्मा को बताया। शर्मा ने तुरंत उस फोन के बारे में साइबर सेल से जानकारी हासिल की तो पता चला कि जिस नंबर से संतराम को कॉल आई थी उसकी लोकेशन बेंगलुरु के एक पीसीओ की थी। विनय शर्मा ने थाना प्रभारी समरपाल सिंह और एसएसपी को इस जानकारी से अवगत कराया तो उन्होंने 13 अगस्त 2014 को विनय शर्मा को कांस्टेबल धामा के साथ बेंगलुरु के लिए रवाना कर दिया। उनके साथ संतराम भी अपने साले के साथ बेंगलुरु पहुंच गए। बेंगलुरु पहुंचकर विनय शर्मा सबसे पहले उस पीसीओ पर पहुंचे जहां से संतराम के मोबाइल पर फोन किया गया था, लेकिन उस पीसीओ के संचालक से फोन करने वाले की पहचान के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। संयोग से उसी दिन संतराम के मोबाइल पर लोकल नंबर से एक और कॉल आई। फोन उस व्यक्ति का था जिसने पहले फोन किया था, लेकिन इस बार फोन करने वाला काफी गुस्से में था। उसने पुलिस को साथ लेकर आने के लिए संतराम को खूब खरी खोटी सुनाई। संतराम ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसका इरादा गलत नहीं था, लेकिन फोन करने वाला इतना गुस्से में था कि उसने प्रीति का बुरा अंजाम करने की धमकी देकर फोन काट दिया। संतराम ने जब उसी नंबर पर कॉल बैक की तो फोन बंद हो चुका था। जांच अधिकारी विनय शर्मा संतराम के साथी थे। वे समझ गए कि फोन करने वाला उन पर नजर रख रहा है। जिस नंबर से संतराम को फोन आया था, विनय शर्मा ने वो नंबर नोएडा में बैठी अपनी साइबर टीम को भेज दिया तो पता चला कि वो नंबर बेंगलुरु के ही एक और पीसीओ से था।
विनय शर्मा ने तत्काल पता नोट किया और बताए गए पते पर पहुंच गए। पीसीओ के मालिक से जब फोन करने वाले की बाबत जानकारी मांगी तो वो उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे सका, क्योंकि पीसीओ पर तमाम लोग आते हैं और सबके बारे में जानकारी रखना पीसीओ वालों के लिए संभव नहीं होता। निराश होकर 1-2 दिन बाद संतराम बेंगलुरु से नोएडा लौट आए। अब जांच के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेश के कारण विनय शर्मा अपने कांस्टेबल धामा के साथ वहीं रुके रहे और अपनी जांच पड़ताल करते रहे। इस बीच संतराम जब नोएडा पहुंच गए तो 15 अगस्त को उसी अज्ञात फोन करने वाले ने फिर फोन किया। उसने संतराम से कहा कि उनकी लड़की के गिड़गिड़ाने की वजह से वो उसे छोड़ देगा, लेकिन शर्त यह है कि वो इस बार अकेले आए और अगली सुबह तिरुपति बालाजी मंदिर के बाहर उसका इंतजार करे। संतराम ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने फोन करके ये बात विनय शर्मा को भी बता दी। फलस्वरूप 16 अगस्त की सुबह विनय शर्मा, संतराम व उनके साले के साथ फोन करने वाले का इंतजार करने लगे, लेकिन अज्ञात फोनकर्ता ने इस बार भी धोखा दे दिया। देर शाम तक इंतजार करने के बाद वे फिर निराश हो गए, क्योंकि ना तो फोन करने वाला आया और ना ही उसकी कोई कॉल आई। हालांकि इस बार जांच अधिकारी ने सावधानी बरतते हुए खुद को संतराम से दूर रखा था। निराश होकर संतराम नोएडा लौट आए। वो ये मान बैठे थे कि उन्हें कोई परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन विनय शर्मा इस बार भी वापस नहीं लौटे और प्रीति के फोटो के आधार पर थाने थाने जाकर वो उसकी तलाश करते रहे। जिस वक्त पुलिस टीम प्रीति को बेंगलुरु में तलाश कर रही थी, उस समय 22 अगस्त 2014 को संतराम ने विनय शर्मा को फोन करके बताया कि उनके पास फोन करने वाले का एक और धमकी भरा फोन आया है। इस बार उसने प्रीति को जान से मारने की धमकी दी है। संतराम ने बताया कि इस बार फोनकर्ता ने एक अन्य नंबर का इस्तेमाल किया था। विनय शर्मा के मांगने पर संतराम ने उन्हें वो नंबर दे दिया। ऐसा ही विनय शर्मा ने वो नंबर साइबर टीम को भेजकर पता करा लिया कि वो नंबर बेंगलुरु में हास्य कोटे इलाके के एक पीसीओ का है। पता मिलते ही विनय शर्मा पीसीओ मालिक के पास पहुंच गए। यहाँ भी पीसीओ संचालक से उन्होंने फोनकर्ता की जानकारी जुटाने की कोशिश की, मगर कोई खास सफलता नहीं मिली। फिर भी इस बार उन्हें एक क्लू जरूर मिल गया। विनय शर्मा की नजर पीसीओ के सामने स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ी। ज्वेलरी शॉप के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था। सीसीटीवी कैमरा देखते ही विनय शर्मा का चेहरा खिल उठा। उन्होंने पीसीओ के संचालक के साथ जाकर ज्वेलरी शॉप संचालक को अपना परिचय दिया और सीसीटीवी फुटेज दिखाने का अनुरोध किया। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने विनय शर्मा को सहयोग करते हुए उस समय की वीडियो फुटेज दिखा दी। संयोग की बात थी कि पीसीओ ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरे की रेंज में था। विनय शर्मा के साथ सीसीटीवी देख रहे पीसीओ संचालक ने सफेद पैंट, काली जैकेट और काले जूते पहने एक गंजे व्यक्ति को देखकर बताया कि उसके पीसीओ पर वही शख्स आया था। कॉल करने के बाद वो वापस चला गया था। वापस लौटते हुए उस शख्स का चेहरा पूरी तरह से कैमरे की कैद में आ गया था। उस आदमी की वेशभूषा देखकर ज्वेलरी शॉप के मालिक ने बताया कि ये व्यक्ति जो ड्रेस पहने हैं वो कोलार में दुपहिया वाहन बनाने वाली होंडा फैक्ट्री के कर्मचारियों की ड्रेस है। ये सुराग डूबते को तिनके का सहारा मिलने जैसा था। आगे की छानबीन के लिए विनय शर्मा ने ज्वेलरी शॉप के संचालक से उस फुटेज की कॉपी लेकर अपनी टीम के साथ कोलार के नस्तापुर स्थित 2 व्हीलर बनाने वाली होंडा कंपनी के ऑफिस में पहुंच गए। जांच अधिकारी ने मैनेजर को पूरा मामला बताया। उससे पूछा गया कि क्या पिछले कुछ महीनों में उनके यहाँ किसी उत्तर भारतीय कर्मचारी ने नौकरी ज्वाइन की है। इसके जवाब में मैनेजर ने उन्हें पिछले 3 महीनों में नौकरी ज्वाइन करने वाले 3 कर्मचारियों का फोटो समेत बायोडाटा दे दिया। तीनों बायोडाटा देखने के बाद विनय शर्मा की नजर एक शख्स पर अटक गई, क्योंकि वो उनका जाना पहचाना था। वो शख्स चंद्रमोहन शर्मा था, लेकिन बायोडाटा में उसका नाम नितिन लिखा हुआ था, जिसने 6 मई 2014 को फिटर कर्मचारी के रूप में उनके यहाँ नौकरी ज्वाइन की थी। उसने अपना मूल पता हरियाणा हिसार लिखवाया था। चंद्रमोहन को विनय अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो नोएडा का एक आरटीआई एक्टिविस्ट था और वो उससे कई बार मिल चुके थे। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि चंद्रमोहन यहाँ क्या कर रहा है और उसने अपना नाम नितिन क्यों लिखवाया है। साथ ही प्रीति की तलाश करते करते उन्हें चंद्रमोहन की बेंगलुरु में उपस्थिति समझ नहीं आ रही थी। विनय शर्मा ने अपने मोबाइल से बायोडाटा में लगी फोटो लेकर अपने एसएचओ समरजीत सिंह को भेजी और उन्हें पूरी बात बताई।
कुछ देर में इंस्पेक्टर समरजीत सिंह ने विनय शर्मा को जो कुछ बताया उससे उनके दिमाग की नसें हिल गई। समरजीत सिंह ने बताया कि नितिन नाम का शख्स चंद्रमोहन शर्मा ही है और वो उसके मर्डर केस की जांच कर रहे हैं। समरजीत सिंह ने विनय शर्मा को बिना वक्त गवाए नितिन को पकड़ने की हिदायत दी। मामले की तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो चुकी थी। विनय शर्मा के कहने पर नितिन शर्मा उर्फ चंद्रमोहन को HR मैनेजर ने फैक्ट्री से बुलवा लिया। पुलिस को सादे लिबास में देखकर नितिन शर्मा घबरा गया। विनय शर्मा को वो पहले से ही जानता था। विनय शर्मा ने उसे ये नहीं बताया कि उन्हें उसकी मौत के ड्रामे के बारे में कोई जानकारी है। उन्होंने उससे सबसे पहले प्रीति के बारे में पूछताछ शुरू की। चंद्रमोहन को पता नहीं था कि विनय शर्मा को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उसने बताया कि प्रीति से उसने शादी कर ली है। वो अपनी इच्छा से अपना घर छोड़कर उसके साथ आई है। चंद्रमोहन विनय कुमार को काउंटी कट्टा इलाके में अपने किराए के घर पर भी ले गया, जहां वो प्रीति के साथ रहता था। विनय शर्मा ने घर में घुसते ही प्रीति को पहचान लिया, क्योंकि नोएडा से इतनी दूर वो उसी की तलाश में आए थे। विनय शर्मा ने 27 अगस्त 2014 को स्थानीय पुलिस के सहयोग से प्रीति व चंद्रमोहन को हिरासत में ले लिया। दोनों को स्थानीय अदालत में पेश करके उन्होंने उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया और उन्हें ग्रेटर नोएडा के कासना थाने ले आए। विनय शर्मा ग्रेटर नोएडा से बेंगलुरु जिस प्रीति की तलाश में गए थे, वो मकसद पूरा हो चुका था, लेकिन इसी के साथ खुद को मुर्दा साबित करके प्रीति के साथ मौज कर रहा वो चंद्रमोहन नाम का कथित मृतक भी उनके हाथ लग गया था। 29 अगस्त को पुलिस ने प्रीति नागर और चंद्रमोहन को अदालत में पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड की अवधि में चंद्रमोहन व प्रीति से अलग अलग पूछताछ की गई, तो उनकी प्रेम कहानी तथा चंद्रमोहन द्वारा रची गई गहरी साजिश का भी पर्दाफाश हो गया। चंद्रमोहन शर्मा RTI कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का सक्रिय सदस्य था। वो ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में I ब्लॉक के मकान नंबर 480 में रहता था। चंद्रमोहन के परिवार में पत्नी सविता तथा 2 बच्चे थे, 12 वर्ष का बेटा तथा 7 वर्ष की बेटी। हुआ यूं था कि 17 मई 2014 को चंद्रमोहन की पत्नी सविता ने थाना कासना में आकर एक लिखित तहरीर दी थी। तहरीर में सविता ने लिखा था कि उसका पति चंद्रमोहन 30 अप्रैल 2014 से लापता था। 2 मई को उसका जला हुआ शव उसकी कार में मिला था। तहरीर में सविता ने आरोप लगाया था कि उसके पति की मौत दुर्घटना में नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। सविता की तहरीर के मुताबिक कासना क्षेत्र के ब्रजेश थानी, राजकुमार उर्फ राजू, बबलू उर्फ आनंद और परवीन ने गांव कासना के मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। उसका पति गांव की तरफ से मंदिर की जमीन के मुकदमे में पैरवी कर रहा था, इसलिए उपरोक्त सभी लोग चंद्रमोहन से दुश्मनी रखते थे। इन सभी लोगों से चंद्रमोहन ने अपनी जान का खतरा भी बताया था, जिसके संबंध में 30 अप्रैल 2014 को ही थाना कासना में तत्कालीन थाना प्रभारी वीरपाल सिंह को शिकायत देकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी, जिसमें चंद्रमोहन ने आरोप लगाया था कि 28 अप्रैल को ड्यूटी पर जाते समय उससे रंजिश मानने वाले ब्रजेश ने अपने साथियों के साथ परी चौक के पास उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सविता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि उक्त सभी व्यक्तियों ने साजिश करके उसके पति चंद्रमोहन की हत्या करके शव को कार समेत जला दिया है, ताकि घटना को दुर्घटना का रूप दिया जा सके। सविता की तहरीर के आधार पर कासना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 302 के तहत वाद पंजीकृत करके नामजद आरोपियों से पूछताछ करने का प्रयास किया, तो पता चला कि वे सभी फरार हैं। चंद्रमोहन शर्मा की मौत का प्रकरण कुछ इस तरह सामने आया था। 1 और 2 मई 2014 की रात करीब 12 बजे ग्रेटर नोएडा के अंसल प्लाजा के निकट होंडा कंपनी के सामने JP ग्रीन के पास एक जली हुई कार मिली थी। कार की ड्राइविंग सीट पर जो शख्स बैठा था वो बुरी तरह से जलकर कोयला हो चुका था। जली कार में शव की सूचना पाकर कासना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पहली दृष्टि में पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह हादसा रहा होगा। गैस रिसने से कार आग का गोला बन गई होगी। कार ड्राइव करने वाले को इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल पाता। वो सीट पर बैठे बैठे ही जलकर मर गया। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर सही सलामत था। उसी के माध्यम से पुलिस ने अगले दिन RTO से मालूमात की, तो पता चला कि वो कार चंद्रमोहन की थी। पुलिस उस पते पर पहुंची जिस पते पर कार पंजीकृत थी। वहां पता चला कि वो घर चंद्रमोहन का है। चंद्रमोहन तो नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी जरूर पुलिस को मिल गई।
पुलिस ने चंद्रमोहन की पत्नी सविता को बुलाकर शव की शिनाख्त कराई। सविता ने शव के साथ कार की भी शिनाख्त कर दी। चंद्रमोहन के परिजनों ने उसके शव की शिनाख्त 2 मई को ही कर दी थी। पहली नजर में पुलिस को यह मामला दुर्घटनावश आग लगने से हुई मौत का लग रहा था, लेकिन कुछ रोज बाद सविता ने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए 5 लोगों को नामजद करा दिया, जिसके बाद कासला पुलिस ने धारा 147 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन सभी आरोपी फरार हो गए थे। इस केस में जांच अधिकारी कासला थाने के एसएचओ समरजीत सिंह थे। होंडा 2 व्हीलर कंपनी में मैकेनिक की हैसियत से काम करने वाला चंद्रमोहन सामाजिक कार्यों तथा राजनीति में भी गहरी रुचि रखता था। इसी वजह से वो आम आदमी पार्टी का सक्रिय सदस्य बन गया था। चंद्रमोहन का जीवन सुख में बीत रहा था। 15 साल पहले उसने सविता से प्रेम विवाह किया था। उनके 2 बच्चे भी थे। निजी उपयोग के लिए चंद्रमोहन ने एक कार खरीद ली थी। चंद्रमोहन के सुखी जीवन में उथल पुथल तब हुई जब प्रीति से उसकी आंखें लड़ी। आसपास रहने के कारण प्रीति और सविता की दोस्ती हो गई थी। सविता से मिलने के लिए प्रीति अक्सर उसके घर पर आती थी। इसी दौरान चंद्रमोहन पत्नी की सहेली के आकर्षण में बंध गया था। चंद्रमोहन उम्र में प्रीति से कई साल बड़ा था। वो विवाहित तथा 2 बच्चों का पिता भी था। इसके बावजूद भी 22 साल की प्रीति उसे अपना बनाने का सपना देखने लगी। पहले आंखों आंखों में उनकी रसीली बातें हुई, फिर कभी रूबरू तो कभी फोन पर बातें होने लगी। चंद्रमोहन ने प्रेम निवेदन किया तो प्रीति ने उसे स्वीकार कर लिया। शर्त ये थी कि चंद्रमोहन उसे मौज मजे की चीज नहीं समझेगा, उससे विवाह करके जीवन भर उसका साथ निभाएगा। 15 साल पहले जब चंद्रमोहन ने सविता से प्रेम विवाह किया था तब वो बेहद हसीन थी, लेकिन वक्त की धूप ने सविता के रंग रूप को झुलसाया तो घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो निचुड़ सी गई थी। बनाव सिंगार से भी वो दूर रहने लगी थी। इसी वजह से चंद्रमोहन को वो बासी और रूखी फीकी महसूस होने लगी थी। वो खुद भी सविता से ऊब चुका था। यही कारण था कि उसने प्रीति की विवाह वाली शर्त मंजूर कर ली थी। बस इसके बाद दोनों की बेमेल प्रेम कहानी शुरू हो गई। प्रेम की पगडंडियां तय करते करते कुछ महीने बीत गए तो प्रीति ने चंद्रमोहन पर शादी करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। एक बीवी के होते चंद्रमोहन दूसरी शादी नहीं कर सकता था। उसे मालूम था कि ये कानूनन जुर्म है। सविता को तलाक वो दे नहीं सकता था क्योंकि करीबी रिश्तेदारों पर सविता की अच्छी खासी पकड़ थी। तलाक देता तो सभी एकजुट होकर चंद्रमोहन का गला दबाने आ जाते। चंद्रमोहन समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह सविता से पीछा छुड़ाया जाए। एक तो चंद्रमोहन को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, दूसरी ओर प्रीति शादी के लिए दबाव बनाई हुई थी। शादी में विलम्ब होता देख प्रीति उसे जेल भिजवाने और पत्नी से दोनों का रिश्ता बताने की धमकी भी देने लगी। चंद्रमोहन ऐसा कुछ नहीं चाहता था जिससे उसका जीना हराम हो जाए। जब उसे कोई राह नहीं सूझी तब उसने प्रीति से गुप्त रूप से शादी करने का निश्चय कर लिया। 28 नवंबर 2013 को चंद्रमोहन प्रीति को दादरी स्थित आर्य समाज के मंदिर में ले गया और वहां उसने उससे शादी कर ली। प्रीति खुश थी। उसने मान लिया कि आज चंद्रमोहन ने उसकी मांग में सिंदूर भरा है तो कल घर भी ले जाएगा। चंद्रमोहन इसलिए खुश था कि वो वक्ती तौर पर ही सही कुछ समय के लिए मुसीबत से निजात तो मिल गई। चंद्रमोहन व प्रीति अलग अलग रहते थे। प्रीति ने अपने परिवार में रहते हुए किसी को अपनी शादी की भनक तक नहीं लगने दी थी। दूसरी तरफ चंद्रमोहन भी अपने परिवार से प्रीति के साथ की गई दूसरी शादी का राज छिपाता रहा। जब शादी को कुछ सप्ताह बीत गए और कोई सकारात्मक रास्ता नहीं निकला तो प्रीति ने चंद्रमोहन पर फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो जल्द से जल्द अपने घर से सविता की छुट्टी करे और उसे घर ले जाए। पहले प्रीति से प्रेम और फिर शादी करके चंद्रमोहन बुरी तरह फंस गया था। ना वो सविता को घर से निकाल सकता था और ना ही प्रीति के बगैर रह सकता था। प्रीति भी अब अपने मायके में रहने को राजी नहीं थी। प्रीति ने जब चंद्रमोहन पर लगातार दबाव बनाना शुरू किया तो बहुत सोचने समझने के बाद चंद्रमोहन ने एक खौफनाक योजना बना ली। चंद्रमोहन ने जो योजना बनाई थी उसे अकेले अंजाम देना उसके बस का नहीं था। इसलिए योजना को अमली जामा पहनाने के लिए उसने अपने साले विदेश शर्मा को नकद रुपए देने का लालच दिया। साथ ही उसने सविता को उसके बदले होंडा कंपनी में नौकरी दिलाने का लालच देकर साजिश में शामिल कर लिया। दरअसल अंसल प्लाजा के आसपास एक पागल युवक घुमा करता था। उसकी और चंद्रमोहन की कदकाठी में काफी समानता थी। उस पागल युवक को देखकर चंद्रमोहन के दिमाग में एक आइडिया आया था कि क्यों ना वो उस पागल को मारकर
स्वयं को मुर्दा साबित कर दे। परिजन व पुलिस उसे मुर्दा मान लेंगे तो कोई उसकी तलाश नहीं करेगा। प्रीति को लेकर वो कहीं दूर चला जाएगा और आगे का जीवन उसके साथ गुजारेगा। प्रीति भी चंद्रमोहन की इस योजना से सहमत हो गई। आपसी विचार विमर्श के बाद 30 अप्रैल 2014 को योजना को अंतिम रूप दे दिया गया और अगले दिन यानी 1 मई की रात को उसे क्रियान्वित करने का निर्णय ले लिया गया। योजना को अंजाम देने के लिए चंद्रमोहन ने तुगलपुर स्थित पेट्रोल पंप से एक डिब्बे में 3 लीटर पेट्रोल भरवा कर रख लिया था। 1 मई की रात को 11 बजे सविता का भाई विदेश संचल प्लाजा के आसपास घूमने वाले पागल युवक को बहरा फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठा लाया। चंद्रमोहन अपनी कार में बैठा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। चंद्रमोहन ने एक सुनसान जगह पर कार रुकी और पागल युवक को पिछली सीट पर बैठाकर अपनी बेल्ट से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। इसके बाद चंद्रमोहन ने अपने कपड़े उतारकर विदेश को दे दिए, जिन्हें विदेश ने पागल के पहने कपड़े उतारकर उसे चंद्रमोहन के कपड़े पहना दिए। अपना फोन व पर्स भी चंद्रमोहन ने उसकी जेब में रख दिया। चंद्रमोहन ने पहले से ही अपने लिए एक जोड़ी कपड़े गाड़ी में रखे हुए थे, जो उसने खुद पहन लिए। इसके बाद चंद्रमोहन और विदेश ने मृत पड़े पागल युवक का शरीर उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर रखा और कार को ड्राइव करते हुए अंचल प्लाजा के निकट होंडा कंपनी के सामने वाली जेपी ग्रीन वाली रोड पर ले गए। पागल युवक के मृत शरीर को उन्होंने पिछली सीट से हटाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया और फिर सीट बेल्ट से उसे कस दिया ताकि वो जीवित भी हो तो कार से उतरकर भाग ना सके। तब तक आधी रात का वक्त हो चला था। चंद्रमोहन और विदेश ने प्लास्टिक की कैन में भरा पेट्रोल कार पर चारों तरफ और भीतर की सीटों के साथ पागल युवक पर भी अच्छी तरह से छिड़का। इसके बाद उन्होंने कार में आग लगा दी। चंद पलों में ही कार धू धू करके जलने लगी। कार को जलता देखकर दोनों मोटरसाइकिल से फरार हो गए। आधी रात का समय हो गया था। वहां से गुजरती कुछ गाड़ियों ने जब कार जलती देखी तो वे रुक गए, लेकिन तब तक कार इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि उसे बुझाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। सूचना मिलने के 15-20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कार जलकर कोयला हो चुकी थी। दमकल कर्मियों ने देखा कि कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे एक व्यक्ति के जलने से मौत हो गई थी। मौके से फरार होने के बाद विदेश तो अपने घर चला गया, जबकि चंद्रमोहन ने ट्रेन से बेंगलुरु की राह पकड़ ली। बेंगलुरु पहुंचकर चंद्रमोहन ने सबसे पहले अपने सिर के बाल और मूंछ मुंडवाए। फिर अपने सातिर दिमाग का इस्तेमाल करके जोड़ तोड़ से उसने नितिन शर्मा के नाम की एक आईडी बनवा ली। नई आईडी बनवाते समय उसने अपना पता नलवा हिसार हरियाणा दर्ज कराया। उसके बाद चंद्रमोहन ने अपनी पहचान से जुड़े दूसरे नकली दस्तावेज भी तैयार करवा लिए। इतना सब होने के बाद चंद्रमोहन ने अगले 4 दिनों में इन तमाम दस्तावेजों के बल पर होंडा 2 व्हीलर कंपनी में नौकरी भी पा ली। बेंगलुरु में अज्ञातवास के दौरान चंद्रमोहन सेल फोन के माध्यम से प्रीति के साथ निरंतर संपर्क में रहा। आईडी बन जाने के बाद 7 जून को चंद्रमोहन प्रीति को ले जाने के लिए दिल्ली आया। फोन के माध्यम से योजना पहले ही बन चुकी थी। योजना के तहत 7 जून की रात 8 बजे प्रीति अपने घर से इस तरह का नाटक करके लापता हुई ताकि सबको लगे कि उसका अपहरण हो गया है। प्रीति अपने लापता होने की घटना को अपहरण का रंग देना चाहती थी, इसलिए घर से बाहर निकलते ही उसने हलक से हल्की सी चीख भी निकाली। किस्मत ने भी उस वक्त उसका साथ दिया और बिजली गुल हो गई। घर से कुछ दूरी पर प्रीति को एक ऑटो रिक्शा मिल गया, जिसे पकड़कर वो दिल्ली पहुंच गई, जहां तय स्थान पर वो चंद्रमोहन से मिली। चंद्रमोहन ने पहले ही नई दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस में 2 टिकट ले ली थी। दोनों सीधे नई दिल्ली से स्टेशन जाकर ट्रेन में सवार हो गए और अगले दिन बेंगलुरु पहुंच गए। बेंगलुरु पहुंचने के बाद चंद्रमोहन ने नकली आईडी से 2 सिम कार्ड खरीदे। वे जिन नंबरों का इस्तेमाल करते थे वे नंबर दोनों ने किसी को नहीं दिए थे। रिमांड अवधि में जब पुलिस ने चंद्रमोहन से संतराम को फोन करने का कारण पूछा तो चंद्रमोहन ने बताया कि वो पुलिस को गुमराह करना चाहता था, इसलिए उसने पीसीओ पर जाकर संतराम को फोन करके कहा था कि उनकी बेटी उसके पास है। लेकिन उस वक्त चंद्रमोहन ने ये कल्पना नहीं की थी कि उसकी ये गलती उसकी गिरफ्तारी का आधार बन जाएगी, क्योंकि इसी एक फोन कॉल का पीछा करते करते पुलिस प्रीति की तलाश में बेंगलुरु पहुंच गई। बेंगलुरु में पुलिस जब प्रीति तक पहुंची तो पुलिस के हाथ चंद्रमोहन की गर्दन तक पहुंच गए। पुलिस रिमांड में हुई पूछताछ के दौरान इस मामले की जांच अधिकारी कासना थाना प्रभारी समरजीत सिंह ने 31 अगस्त 2014 को चंद्रमोहन की निशानदेही पर
जेपी ग्रीन की दीवार से 200 मीटर की दूरी पर फेंकी गई वो प्लास्टिक की केन भी बरामद कर ली, जिसमें पेट्रोल लाकर चंद्रमोहन ने पागल व्यक्ति के ऊपर डालकर आग लगाई थी। पुलिस ने अदालत में बतौर गवाह पेट्रोल पंप के उस सेल्समैन को भी पेश किया जिससे चंद्रमोहन ने कैन में पेट्रोल खरीदकर भरवाया था। पुलिस ने इस मामले में चंद्रमोहन के साले विदेश को भी हत्या में सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बाद में तीनों आरोपियों को आवश्यक पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था। जांच अधिकारी समरजीत सिंह ने 23 नवंबर 2014 को एक पागल युवक को कार में जलाकर हत्या करने के आरोप में और खुद की पहचान छिपाकर दूसरे राज्य में छिपने के मुकदमे में हत्या की धारा 302 के साथ धारा 201, 202, 120B, 420, 467, 468 व 471 की धारा भी जोड़ दी और आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया था। खुद को मरा साबित करने के लिए चंद्रमोहन ने एक पागल व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को अपनी कार में डालकर कार समेत जला दिया था। चूंकि प्रीति को चंद्रमोहन के अपराध की जानकारी थी और उसने ये जानकारी छिपाई, इसलिए उसे 6 माह के कारावास की सजा मिली थी, जबकि चंद्रमोहन को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। प्रीति जेल से जमानत मिलने के पहले ही न्यायालय की तरफ से मिली सजा काट चुकी थी, इसलिए उसे जेल नहीं जाना पड़ा, जबकि विदेश को इस मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।